बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कि फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल है क्या है। फिर हम एक दो एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमें ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो कि फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल है क्या। अब देखिए जी कि जब भी हमारे पास कोई रियल वैल्यू फंक्शन होता है तो उसमें हमारे पास एक डोमेन भी होती है। जो हम फंक्शन को इनपुट वैल्यू देते हैं वो हमारी डोमेन है, और फंक्शन हमें उसके ट्रांसपोंडिंग कोई ना कोई आउटकम दे रहा होता है, तो वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। अब अगर आप देखें तो फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल नाम से ही ज़ाहिर है कि फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल यानी इसके अंदर है क्या कि जो हमारी डोमेन है वो रियल नंबर नहीं है, वो कम्प्लेक्स नंबर है। यानी फंक्शन को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर है, और जो फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा है वो भी कम्प्लेक्स नंबर है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो डेफिनेशन क्लियर है कि फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल के ऐसा फंक्शन जिसको हम जो डोमेन दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, वो रियल वैल्यू नहीं है, वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम उसको इनपुट दे रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन हमें कोई आउटपुट दे रहा है। और वो जो आउटपुट दे रहा है वो भी क्या है, कोई रियल नंबर अकेला नहीं है, बल्कि वो क्या है, आउटपुट भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मिल रही है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर आप डेफिनेशन देखें, लेट एस बी अ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हम कहते हैं हमारे पास एक डोमेन है रियल नंबर, यहाँ पे कोई एस है जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं। A function f defined on S is a rule that assign to each z in S। अब देखें z बिलोंग कर रहा है S से, जब S के अंदर सारे कम्प्लेक्स नंबर पड़े हैं तो z भी क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। जी, z in S a complex number w। The number w is called the value of f at z, यानी f of z is equal to w। यानी हमारी डोमेन क्या होगी, z कम्प्लेक्स, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल रही है w। वो w क्या है, वो भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। एंड इज नोटेड बाई एफ ऑफ जी, दैट इज w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी, ये देखें जी, जो फंक्शन को हम दे रहे हैं जी क्या है, कम्प्लेक्स, और जो आउटपुट w आ रही है ये भी क्या है, ये भी कम्प्लेक्स है। द सेट एस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ। यानी हमारे पास जो फंक्शन एफ है उसकी जो डोमेन है वो एस है। और हमने शुरू में कहा था कि ये हमारे पास एस है, जो कि उसमें क्या पड़े, सारे सारे कम्प्लेक्स नंबर पड़े, और हमने एक ने जी लिया जो जी बिलोंग कर रहा है एस से, और हमारी डोमेन जो थी, जो हमने जी एफ ऑफ जी दिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, डब्ल्यू मिल गया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई खास मुश्किल कोई भी चीज इस तरह की नहीं है जो ना समझ आने वाली चीज है ही नहीं। बस इतनी बात याद रखनी है कि फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, कि जो हम उसको डोमेन दे रहे हैं, जो हम उस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट जो मिल रही है वो भी क्या है, कम्प्लेक्स। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इफ f is defined on the set z does not equal to 0। अब हमारे पास कोई z है वो जीरो नहीं है, बाय मीन ऑफ इक्वेशन दिस, यानी w इज इक्वल टू 1 ओवर z। w क्या था, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था। अगर इस w को हम 1 ओवर z लिख लें तो कभी भी हम z जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जब z जीरो लेंगे तो ये w अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी आप z डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इसको क्यों, क्योंकि w जो है वो 1 ओवर z के इक्वल होता है। इट मे बी रेफर टू ओनली एज अ फंक्शन w इज इक्वल टू 1 ओवर z, और ये सिंपली द फंक्शन 1 ओवर z, या इसको हम 1 ओवर z लिख लें, या w इज इक्वल टू 1 ओवर z लिख लेते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन f है जी, वो किस पे डिफाइन है, कोई सेट s है जो ऑन द सेट z है, सॉरी, और वो z जो है वो जीरो नहीं है। अब देखें सपोज दैट, अब देखें जी w इज इक्वल टू 1 ओवर z है। अगर हम देखें जो w हमने कहा ये कम्प्लेक्स नंबर है, हमने w को लिख लिया u प्लस अयोटा v। अब u हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और अयोटा v ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट z, क्योंकि हमने कहा था कि f ऑफ z इज इक्वल टू w होता है, f ऑफ z इज इक्वल टू w होता है। तो w है u प्लस अयोटा v के इक्वल, तो z किस चीज के इक्वल है, x प्लस अयोटा है। ये सिर्फ
क्योंकि डिफरेंट है, z और चीज है, w और चीज है। z के लिए हमने x प्लस अयोटा y यूज कर लिया और w के लिए हमने u प्लस अयोटा v यूज कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, z भी और w भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि w में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये रियल पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली z के अंदर जो x है ये हमारे पास रियल पार्ट है और अयोटा वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। सो दैट क्योंकि हमने कहा है कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ z होता है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z होता है, तो w की जगह हम अगर उसकी वैल्यू लिख दें तो u प्लस अयोटा v इज इक्वल टू एफ ऑफ z, तो z की जगह भी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब अगर हम देखें कि हमारे जो फंक्शन की डोमेन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रही है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है जी। ईच ऑफ द रियल नंबर u and v depend on the real variable x and y, and it follow that f of z can be expressed in term of pair of real value function of the real variable x and y है। अब ये देखें जी, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि रियल वैल्यू फंक्शन पे, किसकी, x की और y की। अगर हम देखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स ऑफ वाई है, क्यों कि जो भी रियल पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, और अयोटा वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ नहीं आई होगी कि ये किस तरीके से लिखा है, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं हमारे पास u है तो उसको हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस अयोटा v को एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि जब हमने z लिखा था, या जब भी हम x और y हमारे पास कम्प्लेक्स और रियल पार्ट है, अगर हम जिस तरह उनके अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा कम्प्लेक्स वाला पार्ट, जैसे अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर बन जाता है, -1 बन जाता है, तो वो हमारे पास रियल पार्ट आ जाता है, यानी कुछ तो एक्स वाई दोनों में हमारे पास रियल वैल्यू मौजूद है। तो करना क्या है कि u जो है वो भी डिपेंड कर रहा है पेयर पे, यानी किस पे, एक्स और वाई पे, और अयोटा जो है वो कम्प्लेक्स पार्ट भी एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। इफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई, अगर वो कहता है कि इफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई आर यूज्ड, देन इसमें भी सेम आपने वैसे लिखना है, जस्ट क्या करना है कि आपने पोलर फॉर्म में लिखना है। अब देखें u प्लस अयोटा v इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब z की जगह हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आर ई की पावर अयोटा थीटा। यानी अब हमने क्या किया, x और y की बजाय हमने क्या कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब वेयर w इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वाई एंड z इज इक्वल टू दिस, अब ये z इस चीज के इक्वल है। इन दैट केस वी मे राइट, अब देखें f ऑफ z इज इक्वल टू होता है w, जिस तरह हमने ये w को लिखा था u एक्स वाई प्लस अयोटा वाई एक्स वाई, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y को हमने रिप्लेस कर देंगे r और थीटा पे। अब कार्टेशियन की बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं, पोलर फॉर्म, तो x की जगह अगर r आ जाए तो y की जगह थीटा आ जाए, तो ये बन जाएगा u r थीटा प्लस अयोटा y, तो x की जगह आ जाए r और y की जगह आ जाए थीटा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, देन अब हमने फंक्शन को जो डोमेन दी वो क्या है, z है, z की जगह हमने x प्लस अयोटा y लिख दिया, इज इक्वल टू ये z की जगह हम वैल्यू पुट करें तो x प्लस अयोटा y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सिंपल आपने क्या करना है, a प्लस बी का जिस तरह स्क्वायर ओपन करते हैं आपने ये स्क्वायर ओपन कर लेना है। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि जब आप x स्क्वायर लेंगे प्लस अयोटा y स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस वजह से ये माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2x अयोटा 2xy हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यू एक्स वाई कौन सा है, अब देखें जी, ये देखें आपने क्या करना है कि हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ जी जी स्क्वायर के इक्वल था, अगर हम देखें तो हमारे पास ये आउटपुट बनती है। अब इसमें से ये वाला सारे का सारा क्या है, रियल पार्ट है, इस सारे को हम क्या कह देंगे, यू एक्स वाई, ये हमारा क्या हो गया, यू एक्स वाई, और वी एक्स वाई क्या हो जाएगा। अब देखें ये दोनों देखें जी कि जो हमारे पास रियल पार्ट है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई टू एक्स वाई।
तो व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज, अगर इसी के अंदर अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करें तो z को रिप्लेस कर देंगे r e की पावर आयोटा थीटा से। ये देखें इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर है। अब जी किस चीज की इक्वल है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये देखें जब हम जिस तरह हम ए बी का स्क्वायर लें तो ए का स्क्वायर अलहदा और बी का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। अब आर का स्क्वायर हो जाएगा और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये देखें अब e की पावर आयोटा 2 थीटा, अब ये सारे का सारा इक्वल होता है इस चीज के, यानी आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा कॉमन, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। जब आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए जी, अगर आप इसको इसमें से रियल पार्ट जैसे हमने यू एक्स वाई या आयोटा या वी एक्स वाई रहता किया, अब इसमें देखें ये सारे का सारा रियल पार्ट है और ये सारे का सारा इसमें इमेजिनरी पार्ट है। अब देखें यू आर थीटा किस चीज की इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर cos 2 थीटा, और वी आर थीटा किस चीज की इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू की इक्वल हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आई थिंक ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब आपको। जी मेरे ख्याल में 2 एग्जांपल काफ़ी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3 अगर आप करना चाहते हैं तो वो खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, इसी कंसेप्ट से ये भी हो जानी चाहिए। एग्जांपल नंबर 4 है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हम टॉपिक लिमिट्स करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, वो हमारे पास लिमिट्स। जी अब लिमिट्स, ये चीजें सारी की सारी सिंपल हैं, जस्ट मैं एक रिव्यू ही कर रहा हूँ क्योंकि लिमिट्स भी आप लोगों ने एफएससी में भी इसका एक चैप्टर मौजूद है लिमिट्स का, शायद आपको याद हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा अभी, वही 2-3 कंडीशन के जी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ये चीजें हमने पहले एफएससी में पढ़ी हैं और बीएससी के अंदर भी हमारे पास कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 जो है वो लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बारे में है। अब इसमें और उसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो हम रियल नंबर की बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर की बात करनी है। तो अगर आप लिमिट्स की डेफिनेशन वहां पे देखें तो वो जस्ट रियल नंबर की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे वो क्या करेंगे कि हमने कम्प्लेक्स को भी साथ साथ यानी इमेजिनरी पार्ट को भी साथ साथ लेके चलना है। डेफिनेशन सारा कुछ वही का वही है, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। बस इतना याद करना है कि जब कम्प्लेक्स की बात हो रही है, जैसे हम कहते हैं वहां हम कहते हैं कि x अप्रोच करता है x नॉट को, यहाँ पे हम कह रहे हैं z अप्रोच करता है z नॉट को। वहां पे x जो था अप्रोच कर रहा है x नॉट को, x भी रियल नंबर था, जिस नंबर पे अप्रोच कर रहा है वो भी रियल था। यहाँ पे क्या है कि z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और z अप्रोच कर रहा है z नॉट को, z नॉट भी कम्प्लेक्स है और z भी कम्प्लेक्स है, कोई नई चीजें नहीं है। तो ये जितनी चीजें मैं शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूँ, ये वो चीजें ट्राई कर रहा हूँ जो चीजें आपने ऑलरेडी पहले की हुई हैं। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने एफएससी की बुक उठा लेनी है, कैलकुलस का चैप्टर देखेंगे, बड़ा ही सिंपल है, आप खुद ट्राई करेंगे आप आसानी से कर जाएंगे। अगर आपसे नहीं होता, किसी बीएससी के जिसने भी पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा बंदा कह देता है कि यार मुझे ये चीजें थोड़ी समझा दें, वो आपको समझा देगा। कोई मैथ का टीचर आपका जानने वाला है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। दोस्त एक दूसरे के साथ मिलके भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ज्यादा चीजें जो हैं वो एक दूसरे से सीखनी आती हैं अगर आप सीखने का शौक रखते हैं तो। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि आज किसी भी जगह आप रहते हैं वहां पे आपका कोई जानने वाला मैथ का बंदा मौजूद ना हो। मेरे ख्याल में आजकल बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से मास्टर करके आपके इलाके में मौजूद होंगे। जस्ट यही है कि सिर्फ कोशिश करनी है, वो कोशिश आपने करनी है कि बंदा तलाश करना है, उससे टाइम लेना है, जहाँ पे मसला है उसके साथ डिस्कस कर लें। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं करना कि बस ठीक है वक्त गुजर रहा है, तो ये चीजें बाद में बड़ी मसलन अच्छी साबित नहीं होती आप लोगों के लिए। कि मेन चीज है कि काम आना चाहिए, चीजें आनी चाहिए, यहाँ से नहीं मदद मिलती। आज हर स्टूडेंट के पास पैकेज लगे हुए हैं, यूट्यूब के अंदर लिमिट्स लिखेंगे उसकी बेताशा डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी।
यूट्यूब पे जस्ट वीडियो कोई देख लेंगे कि लिमिट्स कम्प्लेक्स की कोई वीडियो सीरियल देख लें जिसके अंदर लेक्चर सीरीज पूरी की पूरी 40-40 50-50 लेक्चर पड़े होते हैं, उसके अंदर हर टॉपिक की वीडियो मौजूद होती है। आप सीखने वाले बने, चीजें आसानी से आजकल अवेलेबल हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में जस्ट यही है कि मैं तो ऑनलाइन टीचिंग से कोई इतना ज्यादा मुतमिन नहीं हूँ। जस्ट ये है कि बस थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ, कुछ कोशिश आप लोग करें ताकि और नहीं है, कुछ ना होने से थोड़ा बेहतर है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि लिमिट्स आपने क्या करना है। कैलकुलस की जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें लिमिट्स की डेफिनेशन भी मौजूद है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी मौजूद है, वहां पे काफी सारे थ्योरम भी कंटिन्यूटी के, लिमिट्स के थ्योरम भी वहां पे मौजूद हैं। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना सा है वो रियल नंबर के लिए है। यहाँ पे डेफिनेशन सारा कुछ यही है, जस्ट आपने ये याद रखना है वहां पे अगर x अप्रोच कर रहा है x नॉट को, x भी रियल है, x नॉट भी रियल है, जो चीज उसके क्रॉसपोंडिंग हमें आउटपुट दे रहा है फंक्शन, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है वो भी रियल वैल्यू फंक्शन रियल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बात कम्प्लेक्स की हो रही है तो यहाँ पे जस्ट ये करना है कि z जो है वो कम्प्लेक्स है तो z नॉट अप्रोच करता है कम्प्लेक्स को, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफाइन है वो भी क्या है, कम्प्लेक्स है। तो फिर भी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रिव्यू कर लेता हूँ। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट जी। अब ये जो जी है ये हमारे पास क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी, यानी हमारे पास कोई जी है उसके नेबरहुड कोई जी नॉट पड़ा है। अगर हम यहाँ पे ये देखें जी, इस डायग्राम को देखें, फिगर नंबर 23 को देखें, ये जी पड़ा है उसका ये हमसाया है नेबरहुड जी नॉट है। ये बात समझ आई कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जी है उसका कोई नेबरहुड हमारे पास क्या है, जी नॉट है जी ऑफ जी नॉट। द स्टेटमेंट दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एज जी अप्रोचेस जी नॉट, यानी जो जी है वो कहां तक अप्रोच कर रहा है, जी नॉट तक। अगर हम फिर यहां पे आ जाए जी कि ये हमारे पास जी है और जी कहां तक अप्रोच कर रहा है, जी नॉट तक जी। इज अ नंबर जी अप्रोच करता जी नॉट इज अ नंबर डब्ल्यू नॉट आर या दैट, यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जी है उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करें, जी अप्रोच करें जी नॉट को, तो वो क्या हमें दे रहा है, डब्ल्यू नॉट। क्या दे रहा है, डब्ल्यू नॉट। ये चीजें मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, ये जी भी कम्प्लेक्स है, जी नॉट भी कम्प्लेक्स है, डब्ल्यू नॉट भी कम्प्लेक्स। मीन्स दैट द पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, यानी हमारे पास जो डब्ल्यू होगा वो क्या है, एफ ऑफ जी है, कैन बी मेड आर्बिट्रेरली क्लोज टू डब्ल्यू नॉट। जिसमें हम कहते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो अब हम कहते हैं एफ ऑफ जी जो है वो किस चीज की इक्वल है, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो डब्ल्यू नॉट की इक्वल है। अब अगर हम सेकेंड डायग्राम देखें, ये देखें जी, जिस तरह हमारे पास ये जी है, जब हम एफ ऑफ जी करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या देता है, हमें डब्ल्यू देता है, ये डब्ल्यू देता है। अब जब हम कहते हैं कि जी अप्रोच कर रहा है जी नॉट को, तो हमारे पास जो फंक्शन दे रहा है जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी क्या है, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास डब्ल्यू नॉट है। अब ये देखें जी हमारे पास तो डब्ल्यू नॉट है, उसके उसने दो फिगर बनाई है, एक उसने ये बनाई है जी अप्रोच करता है जी नॉट को, दूसरी उसने बनाई है डब्ल्यू और डब्ल्यू नॉट की जी। जी इफ वी चूज दैट जी क्लोज एनफ टू जी नॉट बट डिस्टिंग फ्रॉम इट, लेकिन वो कहता है जी अप्रोच करता है जी नॉट को, लेकिन वो एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वी नो एक्सप्रेस द डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन अ प्रिसाइज एंड प्रिसाइसली। अगर हम देखें जो है, जो स्टेटमेंट 1 है, ये वाली स्टेटमेंट मींस दैट फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर इज अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, देखें वो कहता है एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू का अगर हम डिफरेंस लें, यानी हमारे पास जो एफ ऑफ जी है माइनस डब्ल्यू नॉट है, इनका मैग्नीट्यूड लेस देन एप्सिलॉन है, और हमें पता है जो एप्सिलॉन होती है ये ग्रेटर देन जीरो होता है। हमारे पास कोई वैल्यू है, यानी वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, हम कहते हैं जीरो से बड़ी है, लेकिन अगर हम इसको जब इग्नोर करते हैं तो हम कहते हैं ये जीरो ही है। वेन और अब क्या है कि z माइनस जी नॉट, z माइनस जी नॉट का मैग्नीट्यूड जीरो से बड़ा है लेकिन वो डेल्टा से लेस है। अब ये जो डेल्टा है ये भी हमारे पास एक छोटी सी वैल्यू होती है जो जीरो से ग्रेटर होती है, लेकिन z माइनस जी नॉट का मैग्नीट्यूड इस डेल्टा से भी छोटा है जी।
Geometrically this definition say that for each epsilon neighborhood w minus w naught भी less than epsilon होगा। अब देखें जब हमने कहा कि z और z naught है तो हमने कहा जब इस फंक्शन में f of z माइनस w naught हमारे पास क्या लेस देन epsilon है, अगर हम इसका डिफरेंस देखें यानी w और w naught का जो डिफरेंस होगा ये भी क्या होगा epsilon होगा, ये भी क्या होगा लेस देन epsilon होगा। देयर इज अ डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड। अब ये चीज भी हम पीछे डेफिनेशन में देख चुके हैं कि हमारे पास जो भी डेल्टा है वो क्या है 0 से ग्रेटर है और उससे z माइनस z नॉट जो है उससे भी छोटा है। जी आर टू बी कंसीडर देयर इमेज नीड नो फिल ऑफ द एंटायर नेबरहुड दिस w minus w naught less than epsilon if f has a constant value w naught। अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू w naught देता है, for instance the image of z is always the center of that neighborhood। वो कहता है जो इमेज होगा वो क्या होगा सेंटर ऑफ नेबरहुड होगा। जी note 2 that once a delta has been found it can be replaced by any smaller positive number such as delta over 2। वो कहता जब भी हम डेल्टा फाइंड कर लेते हैं फिर इस डेल्टा को रिप्लेस करने के लिए हम किसी भी इसको पॉजिटिव स्मॉलर वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हमने कहा कि डेल्टा जो है ये पहले ही बहुत स्मॉल वैल्यू है और ये 0 से ग्रेटर है, इसको हमने रिप्लेस करना है मजीद छोटी वैल्यू से। अगर इसको हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये मजीद क्या हो जाएगी छोटी वैल्यू हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको थोड़ा मजीद उसने मजीद सिंपल लिखा है इट इज इजी टू शो दैट व्हेन द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट जी नॉट इट इज यूनिक। जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये बात याद रखें कि लिमिट्स जब भी एग्जिस्ट करती है वो हमें यूनिक वैल्यू देती है। लाइक जैसे मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है या एफ ऑफ जी फंक्शन है, अगर जी अप्रोच करता है जी नॉट को, अगर उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मुझे मिसाल के ऊपर 5 मिलती है तो अगर मैं दोबारा भी उसको अप्लाई करूं लिमिट को तो वो 5 ही रहेगी। ये नहीं है कि 5 भी आए 5 के अलावा भी हमें कोई और वैल्यू मिले, जो भी आउटपुट मिलेगी वो हमेशा यूनिक होगी। जी इट इज यूनिक टू डू दिस वो सपोज दैट। अब देखें लिमिट जी अप्रोच कर रहे जी नॉट एफ ऑफ जी, ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू नॉट के इक्वल है, एंड लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू 1 है। जी अब असल चीज ये है कि अब हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। तो ये हम रियल नंबर के लिए भी ये थ्योरम मौजूद है, बीएससी और एफएससी की बुक्स के अंदर मौजूद है कि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होती है। ये छोटे छोटे थ्योरम है तो वहाँ उनके प्रूफ भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने कोशिश की है थोड़ी सी। लेकिन जितने आप जब भी आपने कोई चीज समझनी हो, अगर आप एमएससी लेवल पे एक चीज देख रहे हैं तो वो थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आप उसका बेसिक कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो उससे पिछली क्लासेस में अगर वो टॉपिक पढ़ाया गया तो वो बहुत आसान होगा। जैसे एफएससी के अंदर चीजें थोड़ी आसान पढ़ाई जाती हैं, जब बीएससी में जाते हैं वो चीजें थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती हैं, एमएससी में जाते हैं मजीद कम्प्लेक्स हो जाएंगी, एमफिल में जाएंगे टॉपिक वही होंगे जो आपने पहले एफएससी में भी पढ़े हैं बीएससी एमएससी, लेकिन एमफिल में वो थोड़ा मजीद कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब एमएससी वाली डेफिनेशन को एमफिल वाली डेफिनेशन को समझना है वो थोड़ी मुश्किल है। अब उसको बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए उससे पिछली क्लासेस में अगर वो टॉपिक पढ़ा है तो अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह ये लिमिट्स के थ्योरम वगैरह हैं, अगर आप ये बेसिक जैसे एफएससी बीएससी की बुक से थोड़ा तैयारी करेंगे तो आप एमएससी वाले कंसेप्ट को आसानी से समझ सकेंगे। वहां पे कुछ चीजें ज्यादा सिंपल जो है वो बयान की जाती हैं। तो इसमें हमारे पास था है भी यही कि जो भी किसी भी फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। अब ये उसी यूनिकनेस को प्रूव कर रहा है। जी अब उसने दो ले लिया, एक उसने जी अप्रोच का था जी एफ ऑफ जी। देखें फंक्शन एक ही है, ये एफ ऑफ जी है और ये भी क्या है एफ ऑफ जी है। जी अप्रोच करता है जी नॉट को, जी अप्रोच करता है जी नॉट को, लेकिन उसने उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे दो ले लिए, एक को उसने डब्ल्यू नॉट का नाम दे दिया, एक को उसने डब्ल्यू वन का नाम दे दिया है। एंड पे जाके जब वो इस फोरम को प्रूव करेगा वो जस्ट ये कहेगा कि डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन जो है ये एक जैसे हैं, तो वो कहेगा जो जो हमारे पास लिमिट है वो यूनिक है। बस इसी को प्रूव करना है। और ये देखें पहला जी एफ ऑफ जी बाई डेफिनेशन, अगर आप लिमिट की डेफिनेशन देखें तो हम क्या लिखते हैं एफ ऑफ जी
उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू पड़ी डब्ल्यू नॉट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन ओवर, और क्या है कि z माइनस जी नॉट, ये वाली लिमिट z माइनस जी नॉट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है 0 से और लेस है हमारे पास डेल्टा नॉट से। अब इसके लिए क्योंकि हम w नॉट ले रहे हैं तो इधर वो डेल्टा के बजाय डेल्टा नॉट ले लेगा। सिमिलरली जब आप w1 ले रहे हैं तो उस वक्त आप डेल्टा 1 ले सकते हैं। एंड सेकंड, जब इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखें f ऑफ z माइनस क्या है w1, अब w नॉट की जगह क्या आ जाएगा w1 लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा व्हेन ओवर g। अब z मैंने z नॉट वैसे का वैसा ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा की बजाय आप चाहे डेल्टा 1 आ जाएगा। ये देखें दो फंक्शन ले लिए, फंक्शन सेम है, उसकी लिमिट सेम है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जब लिमिट एग्जिस्ट करती है उसने दो वैल्यू ले ली, एक w नॉट और एक w1 है। सो इफ हमारे पास जो z नॉट है ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, डेल्टा से लेस है, वेयर डेल्टा इज एनी पॉजिटिव नंबर दैट इज स्मॉलर देन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा 1, वी फाइंड दैट। हम कहते हैं इससे हमने एक और स्मॉलर वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, तो वो हमने कहा वो जो स्मॉलर वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, डेल्टा सॉरी वेयर डेल्टा इज एनी पॉजिटिव नंबर दैट इज स्मॉलर देन डेल्टा नॉट और डेल्टा 1। हमने डेल्टा नॉट और डेल्टा 1 की वजह हमने एक डेल्टा ले लिया, हमने कहा वो जो स्मॉलर है डेल्टा नॉट और डेल्टा 1 से, वी फाइंड दैट। अब देखें जी w1 माइनस w नॉट का मैग्नीट्यूड इक्वल है f ऑफ z माइनस w नॉट माइनस f ऑफ z माइनस w1 के, लेस देन इक्वल टू f ऑफ z माइनस w नॉट प्लस f ऑफ z माइनस w1 लेस देन दिस। अब देखिए जी w1 माइनस w नॉट का डिफरेंस हमने क्या किया कि f ऑफ z माइनस w नॉट माइनस f ऑफ z माइनस w1 के इक्वल होगा। अब जब हम इसको सेपरेट लिखेंगे तो हमारे पास जब अब ये देखेंगे कि मुकम्मल यानी हमारे पास ये होल का मैग्नीट्यूड है, जैसे हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, जब उसको सेपरेट लिखते हैं तो हम लिखते हैं लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। अब इसमें भी वैसा ही किया है कि देखें जी f ऑफ z माइनस w नॉट का मैग्नीट्यूड प्लस f ऑफ z माइनस w1 का मैग्नीट्यूड। अब देखें जी f ऑफ z माइनस w नॉट का जो मैग्नीट्यूड था वो लेस देन एप्सिलॉन था, तो इस सारे की जगह उसने क्या लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन। और f ऑफ z माइनस w1 ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी एप्सिलॉन ये भी एप्सिलॉन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखें बट w1 माइनस w नॉट इज नॉन नेगेटिव, हमारे पास जो w1 माइनस w नॉट है ये हमारे पास को नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन कैन बी चूजन आर्बिट्रेरली स्मॉल, और हमारे पास ये जो एप्सिलॉन है ये हमने पहले ही चूज किया कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। अब देखें अगर हम कहते हैं कि ये एप्सिलॉन जो है बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, ये 0 से बड़ी है, अगर हम इसको इग्नोर करें तो ये 0 ही है, अगर हम इसको इग्नोर करें ये 0 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, w1 माइनस w नॉट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने कहा कि ये वाली वैल्यू नॉन नेगेटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम अगर इसको लिखें तो w1 माइनस w नॉट इज इक्वल टू 0। अब w1 और माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास राइट साइड पे ये प्लस हो जाएंगी, तो w1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w नॉट हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था कि जो आउटकम है, एक को हमने नाम दिया था, हमारे पास फंक्शन सेम था, z अप्रोच करता है z नॉट को, लिमिट सेम थी, हमने कहा एक की आउटपुट w नॉट है, एक की आउटपुट w1 है, तो हमने प्रूव ये करना था कि जो हमारे पास लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो ये यूनिक होती है। तो अब देखें जो आउटपुट थी वो w नॉट और w1 हमने प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। देखें जी w1 माइनस w नॉट 0 है तो w1 इज इक्वल टू w नॉट है, तो जो अब लिमिट एग्जिस्ट करती है वो क्या है, यूनिक है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो उसके बाद नेक्स्ट लेट्स शो द एफ ऑफ जी, ये आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों की, ये मैं आप लोगों को ये बुक भी दे दूंगा, इस बुक का सोल्यूशन भी काफ़ी हद तक आप लोगों को दे दूंगा जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई हैं, इनको समझने की कोशिश करें, ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ये लिमिट्स की डेफिनेशन और हमने एक थ्योरम किया है, आगे फिर उसकी मज़ीद छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं लिमिट किस तरह एग्जिस्ट करती है, तो बाकी मज़ीद भी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वो चीज़ें हम इनको थोड़ा मज़ीद
टच कर सकें। तो इस लेक्चर में जस्ट आपने जो है फोकस करना है लिमिट्स पे, और लिमिट्स के लिए आपने बेसिक मैंने आपको बता दी है, एफएससी की बुक, बीएससी की बुक के कुछ चैप्टर देखें, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो उनसे मैच करती हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। थोड़ी चीज़ें हैं जो आपने नई सीखनी है, ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी हम उनसे वाकिफ़ हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें।